हेलो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है हम एडवांस मैथ को स्टार्ट कर चुके थे। नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम का हमारा दो छोटे छोटे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। एक मैंने आपको क्या पढ़ाया, डिजिट्स के बारे में जानकारी दी कि डिजिट्स के ऊपर किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आप दुनिया भर के प्रैक्टिस कीजिए, डिजिट्स के क्वेश्चन उठाइए और खुद से करने का प्रयास कीजिए। मैंने आपके अंदर, अब अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, अगर आप उन लेक्चर्स को देखें प्रॉपर, इस प्रकार की आप एक नोटबुक खरीद के लेकर आए मार्केट से, ठीक है, जो भी आपके पास में अवेलेबल है वहाँ से क्या कीजिए, आप इसके नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है सर, अगर ब्लैंक आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। और बाकी जो लाइन वाली कॉपीज़ आ रही है आप उन पर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु प्रॉपर नोट्स बनाइए। हाँ या ना, जो पीडीएफ्स आपको मिल रही है, जो पीडीएफ्स आपको मैं दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लेकर, वो क्यों दिया जा रहा है? ताकि आप उनके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, एक एक चीज़ को आप मेंशन करते हुए आगे चलिए। ठीक है सर, तो ये तो नोट्स की कहानी हो गई है। तो आप अपने क्लास नोट्स बनाते हुए चलिए। पीडीएफ तो आपको मिल ही रही है, पर मैं सजेशन दूंगा आपको कि बनाते हुए चलिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम देगा। है ना, एक एक क्वेश्चन को अपना हाथ से लिखिए, उसका आंसर अपने हाथ से लिखिए। फिर कोई दूसरा तरीका भी देखिए, क्या एक्स मान कर कर सकते हो क्या? तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ये तो आपका धर्म है भैया। ठीक है सर। तो अब मैं बात कर लेता हूँ, हम आगे वाले क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, नंबर्स के क्लासिफिकेशन को देखने वाले हैं। ठीक है सर, तो नंबर का क्लासिफिकेशन आज हम देख लेंगे। नंबर का क्लासिफिकेशन भी एक छोटा सा चैप्टर मान के चलिए आप, तो इसके 3 लेक्चर मैं आपके लूँगा, जिसमें टोटली मैं आपको नंबर्स के बारे में सब कुछ बता दूंगा। जितना भी कंसेप्ट देना होगा मुझे, मैं दे दूंगा आपको। ठीक है सर, मेरा काम कंसेप्ट देने का है, उसके बेस पर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करवा दूंगा, फिर बाकी सारा काम आपको करना है ना जी। आप सभी को पता होगा, चाहे कोई भी गुरु हो जिससे आप कुछ भी सीख रहे हो, तो आप हमेशा याद रखिएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक उंगली पकड़ता है। क्या पकड़ता है? उंगली पकड़ता है, हाथ कभी नहीं पकड़ेगा। अच्छा गुरु जो होगा सिर्फ और सिर्फ उंगली पकड़ेगा और आपको चलना सिखाएगा। चलना आपको ही है मेरे प्यारे भाई, प्रैक्टिस आप भी कोई करनी है। कोई भी टीचर होगा वो सारी प्रैक्टिस आपको बोर्ड पे नहीं करवा सकता। तो जब तक आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। जब तक खुद का दिमाग नहीं लगाओगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। समझ रहे हो? आप किसी का भी कोर्स ले लो, ठीक है, अन अकेडमी पे ले लो, किसी भी एप्लीकेशन पे ले लो, ठीक है सर, कितना भी आप लेक्चर वगैरह देख लो, जब तक आप खुद का दिमाग नहीं दौड़ाएंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। ठीक है सर, तो लेक्चर इतने ही रखते हैं। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। मेरा काम क्या है, आपके अंदर सेंस क्रिएट करना। मैं हमेशा ही आपको ये बोलता आ रहा हूँ कि एक टीचर का काम होता है कि आप सामने वाले के अंदर ना एक तो इंटरेस्ट पैदा कर दीजिए और एक सेंस क्रिएट कर दीजिए। ठीक है सर, तो बंदा अपने आप ही कर जाएगा। अगर आपके अंदर सेंस क्रिएट हो गया तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैथ आपके लिए बहुत ही ईजी पड़ेगी। तो आइए चलते हैं। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, नंबर्स को देखने वाले हैं, नंबर्स के क्लासिफिकेशन को देखने वाले हैं। तो बिल्कुल शांति से और बिल्कुल आराम से ईयरफोन लगा के आप देखिएगा जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपको बहुत मज़ा भी आएगा, आपकी थोड़ी सी पुरानी यादें भी ताज़ा करवा देते हैं। चलिए, जैसे कि संख्या रेखा। अब संख्या रेखा क्या होती है? आप मुझे बताएंगे सर जी एक लाइन होती है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है सर, ये तो होता है आपका ज़ीरो। ठीक है सर जी, उसके बाद की कहानी क्या होती है सर? ज़ीरो। इधर जाते थे सर छठी क्लास में तो +1, +2, +3, +4, और इसी टाइप से ही क्रम चलता रहता था। अब भाई नंबर तो इन्फिनाइट है ना, नंबरों की कोई गिनती तो है ही नहीं है भैया। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं प्लस इन्फिनाइट। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपके। और इधर आओगे तो -1 देखने को मिलेगा सर, इधर -2 देखने को मिलेगा सर, और इधर -3 देखने को मिलेगा आपको, और इधर -4 देखने को मिलेगा, है ना। इसी टाइप से ये भी चलते रहेंगे, ये माइनस इन्फिनाइट तक। बताओ, ये तो बात कर ली हमने छोटी क्लास की। ठीक है सर, छोटी क्लास में हमने इसी प्रकार से नंबर लाइन को पढ़ा था। तो सर मैं आपसे ये जानकारी ले रहा हूँ क्या, कि आप ना सर मुझे कुछ मत कीजिए, 1.2 को, किसको सर जी? 1.2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके बताइए। 1.2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके बताइए। तो आप इसका कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे? तो बहुत ही आसान चीज़ है सर। क्या मेरे भाई, इसको मैं क्या लिख दूंगा 1, और इसको मैंने क्या लिख दिया 0.2। ठीक है सर, अब यहाँ से पॉइंट हटाओगे, इधर देखो, अब यहाँ से जब पॉइंट हटाओगे तो 2 बटा कितना बनेगा 10। ये कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 1/5। तो सर जी कहने का मतलब क्या, अब हमें 1.2 को रिप्रेजेंट करना है। तो सर एक चीज़ अब ध्यान से देखो, बड़ा ही मज़ा आएगा तुम्हें।
बेसिकली क्या होता है, 0 से लेकर 1 तक, ये तो एक की कहानी तो यहाँ तक तुम्हारी चलती है, ठीक है ना सर। 0 से लेकर 1 तक, है ना भाई, 0 से लेकर 1 तक की तो तुम्हारी एक की कहानी खत्म। अब लफड़ा क्या है सर, हमें पॉइंट 2 को रिप्रेजेंट और करना है। किसको रिप्रेजेंट करना है, पॉइंट 2 को। पॉइंट 2 की फ्रैक्शन बना लीजिए तो 1/5 होती है। तो कहने का मतलब क्या है, अब 1 से लेकर 2 तक ना, 1 से लेकर 2 तक ना तुम करो क्या, 1 से लेकर 2 तक तुम कितने टुकड़े कर दो, 5 टुकड़े कर दो। कितने टुकड़े कर दो इसके, 5 टुकड़े कर दो। 1 2 3 4 5, कितने टुकड़े कर दिए आपने, 5 टुकड़े कर दिए, है ना सर। और जो पहला टुकड़ा होगा ना सर, ये पहला टुकड़ा, इस पर मार लो सर जी काटा। तो इस पर हम लगा देते हैं सर जी इस टाइप से काटा, ये लगा दिया सर काटा। देख रहे हो भाई, ये लगा दिया हमने काटा। अब आपने एक चीज़ गौर से देखी सर, क्या, 0 से लेकर 1 तक की तो कहानी हो गई ख़त्म। अब पॉइंट 2 की कहानी ये वाली हो गई है, ठीक है सर। अगर आपको कोई बोले 1.2 को रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे, तो सर जी ये जो लेंथ होगी ना सर, 0 से लेकर और ये यहाँ तक की, जहाँ तक आपने काटा लगाया है, ये रिप्रेजेंट कर जाएगी 1.2 को। ये किसको रिप्रेजेंट कर जाएगी, 1.2 को। बताइए क्या इतनी बात आपके पल्ले पड़ी, बताओ भाई, क्या इतनी बात तुम्हारे पल्ले पड़ी। ठीक है सर, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो एग्जांपल नंबर हो गया फर्स्ट, ये आपके काम का नहीं है, बस मैं आपको थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, है ना भाई। कल को आप नौकरी लग जाओ और कोई छोटा बच्चा आपसे पूछ ले, है ना भाई, आपका ही बच्चा आपसे पूछ ले मैथ्स, तो फिर क्या मज़ा रह जाएगा, किरकिरी हो जाएगी। आप तो इंस्पेक्टर बन गए, बच्चा पूछ ले कि हाँ पापा बताओ ये क्या हुआ, फिर क्या करोगे मेरे भाई, वहाँ तो फंस जाओगे। फिर याद करोगे कि हमने मैथ सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन पास करने के लिए निकाली, तो ये तो गलत बात है भाई। तो एक एक छोटी छोटी चीज़ें जान के चलो, पढ़ने में मज़ा आएगा, जानकारी भी मिलेगी, किसी को समझा भी पाओगे। और मेरा मानना तो यही है मेरे भाई, अगर आपको तैयारी करनी है ना, तो ऐसे दोस्तों को पकड़ लो जिनको मैथ्स नहीं आती है, और उनको पकड़ के ना उनको पढ़ाना चालू कर दो। क्योंकि आप हमेशा जीवन में एक चीज़ याद रखना कि आप सीख कर इतना नहीं सीख सकते जितना आप किसी को सिखाकर सीख सकते हैं। जब आप किसी को सिखाने लगते हैं ना, तब असल मायने में आपको उन चीज़ों का असल मतलब पता होता है। ठीक है सर, अभी मैं आपके सामने क्यों रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरे को क्या चुल पड़ी है करने की, हाँ या ना। मैं जब पढ़ाता हूँ ना, तब उसका बहुत दो उसके फ़ायदे होते हैं, दो फायदे होते हैं। एक फ़ायदा क्या है, एक कुछ मेरे दोस्त हैं जो चाहते थे कि मैं उनके लिए लेक्चर्स वगैरह अपलोड करूं, जो मेरे से पढ़ना चाहते थे, उनको मेरा ही पढ़ाया हुआ समझ आता था, तो एक वो उन लेक्चर्स, मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उनका काम हो जाता है, जो मेरे से दूर रहते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तब मेरा भी कंसेप्ट एक तरीके से क्लियर हो जाता है, मेरा भी रिवाइज हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो ये कहानी होती है, कोई भी टीचर ले लीजिए आप, है ना, कोई भी बड़ा टीचर ले लीजिए, अगर वो 1 साल तक नहीं पढ़ाएगा ना, तो वो सब कुछ भूल जाएगा। वो अभी रेगुलर पढ़ा रहा है तो उसके कंसेप्ट रेगुलरली क्या है, ताज़ा है, तो वो डायरेक्ट आपको बता देता। कोई भी टीचर ले लीजिए, ठीक है सर। तो ऐसी बात नहीं है, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है सर। तो अब हम क्या कर रहे थे, हाँ, तो एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया है। कोई भी हो आपके घर में, चाहे आपके छोटे भाई बहन हो, उनको पकड़ लीजिए, जो 7वीं 8वीं क्लास में है, 10वीं क्लास में है ना, उनको पकड़ो, उनको साइंस पढ़ाना चालू कर दो, उनको मैथ्स पढ़ाना चालू कर दो। तो आप वहाँ से बेसिक चीज़ें जो है ना, जो आप भूल चुके हैं ना, तो वो सारी आपकी रीगेन हो जाएंगी, ठीक है सर। हाँ, एक एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ सर, क्या, 0.8 के ऊपर बार, ठीक है सर। अब इसको रिप्रेजेंट करके बताओ, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो इसकी फ्रैक्शन बनानी तो मैंने आपको सिखाई दी है। क्या, जब इसकी फ्रैक्शन बनाओगे बाबू, तो कितना हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा, बताओ। अरे 8/9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो सर अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, कुछ भी नहीं है सर, 0 से लेकर 1 तक कितने कितने भाग कर लो, 9 भाग कर लो। 0 से लेकर 1 तक कितने भाग कर लो सर जी, इसके 9 भाग कर लो। तो आओ करना चालू करते हैं। तो सर जी 9 भाग कर लेते हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 भाग कर लिए। और जो 8वां भाग होगा ना सर, जो 8वां टुकड़ा होगा, है ना सर, जो 8वां टुकड़ा होगा ना सर, उसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां टुकड़ा हो गया आपका, ये यहाँ पर, ठीक है ना। ये मान लो ये तुम्हारा 8वां टुकड़ा हो गया सर, ये, ठीक है सर। यहाँ मार दो एक क्रॉस। तो 0 से लेकर ये क्रॉस तक की जितनी भी लेंथ होगी ना सर, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी,
0.8 बार को रिप्रेजेंट करेगी। तो यही डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करेगी? 0.8 बार को रिप्रेजेंट करेगी। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? तो ये कहानी होती है मेरे भाई नंबर लाइन की। तो नंबर लाइन को आपने देख लिया, ये छोटी सी क्लास में आपने समझा होगा इनके बारे में, ठीक है सर। तो ये सारी कहानी है। अगर कोई आपसे बोल दे कि हाँ, कि आप जो है ना, एक एग्जांपल और लेते हैं कि आप ना सर क्या, आप रिप्रेजेंट करके बताइए -2 को, नंबर लाइन पे आप -2 को रिप्रेजेंट करके बताइए। तो सर सीधी सी गणिती है सर, ये ज़ीरो रहा, हाँ ये ज़ीरो रहा, -2 देखो कहाँ पर है नंबर लाइन पे, ये रहा। तो ये ज़ीरो से लेकर ये -2 तक की जो डिस्टेंस होगी ना सर, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना सर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी? -2 को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ये जो डिस्टेंस है ना, ये -2 को रिप्रेजेंट कर रही होगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ये होती है आपकी नंबर लाइन। ठीक है सर, इतना आप कॉपी कीजिए। बताओ मेरे प्यारे भाइयों कि आप √2 को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे? किसको रिप्रेजेंट करना है? अब आपको √2 को रिप्रेजेंट करना है। बताओ रे साथियों। तो बहुत सारे भाइयों के मन में एक विचार आ रहा होगा क्या, कि सर √2 की जो वैल्यू होती है ना सर, 1.41 है ना, इसी टाइप से वो चलती रहती है। तो सर क्या इस वैल्यू का यूज़ करके क्या आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ सर, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो वैल्यू, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब हम √2 की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं। वो कितनी होती है? 1.41। बताओ भाई। पर √2 की जो वैल्यू होती है ना, वो कभी भी फिक्स नहीं होती है। अब जो वैल्यू फिक्स ही नहीं है, तो कोई वैल्यू फिक्स ही नहीं है, कोई नंबर फिक्स ही नहीं है ना भाई। तो क्या उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे सर। तो ये तो समस्या आ गई सर गणित के अंदर। तो क्या किया जाए? तो फिर करा क्या जाए? अब मैं आपको याद करवाता हूँ 9th क्लास। जब आप 9th क्लास की एनसीईआरटी उठा के देखेंगे अपने छोटे भाई की, तो आपको हूबहू क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पे कि √2 को रिप्रेजेंट करो भाई, √5 को रिप्रेजेंट करो, √3 को रिप्रेजेंट करो, है ना। आपने भी किया होगा जब आप 9th क्लास में पढ़ते होंगे, पर आपको अभी ध्यान नहीं है। तो अब मैं बता देता हूँ सर आपको क्या। तो सर इस प्रकार से अगर जाएंगे ना, तो हम कभी भी इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो अब करें क्या? तो कुछ भी मत करो, आप क्या बनाओ, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। हमेशा याद रखना, ये क्या हो गया, इसके बेस को लहरा रहा है भाई बेस। ठीक है सर, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया मेरा। अब सभी को पता है ये तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये इसका बेस हो जाएगा और ये इसका कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। बताइए सर, अब हमें किसको रिप्रेजेंट करना है? सर जी √2 को रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो करेंगे क्या सर? करने का तरीका इसका होता है सर क्या, आप यहाँ से लेकर और इस आधार को ना 1 यूनिट की लाइन खींचिए। इसका आधार 1 यूनिट का बना लीजिए। उसके बाद में जो इसका लंब है ना राइट एंगल ट्रायंगल का, समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हो, क्या बोलते हो भाई? समकोण। अभी आपको सब पढ़ाया जाएगा जब मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊँगा, है ना। समकोण त्रिभुज, इसके आपको सब कुछ बताए जाएंगे। समकोण त्रिभुज जब मैं आपको साथ में मेंसुरेशन भी पढ़ाऊँगा तब भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है सर। तो अभी तो दूर की कहानी है वो। तो बेस इसका कितना हो गया? 1 यूनिट का हो गया सर। और इसका लंब भी कितना ले लीजिए? 1 यूनिट का ले लीजिए। तो भाई पाइथागोरस ट्रिपलेट आप सभी को बचपन में याद होगी, है ना। अरे याद है कि नहीं है? बिल्कुल। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हो आप? इसको इंग्लिश में बोला जाता है माय डियर राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे भैया? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है सर। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये वाली जो लेंथ होगी ना, ये वाली लेंथ, ये कितनी हो जाएगी? निकालो। 1 + √1 कितनी हो जाएगी? 1 + √1। अरे बताओ भैया, तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास में? √2 हो गया सर। ये वाली जो लेंथ आई ना, वो कितनी है? ये √2 आई है। तो आप कीजिए क्या, आप समझना। तो सर 0 से लेकर ना, हाँ, 1 तक आप क्या कीजिए, 1 यूनिट की लाइन खींचिए। कितने यूनिट की सर जी? 1 यूनिट की लाइन खींच ली। ठीक है सर। अब इसके ऊपर ना, हाँ, यहाँ पर भी सर ना 1 यूनिट की लाइन खींचिए। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि √2 को किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा सर आपको। ठीक है सर, जिसका आधार आपको 1 लेना पड़ेगा और लंब 1 लेना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली पाइथागोरस ट्रिपलेट से जो ये वाली जो लेंथ आएगी ना, वो √2 की निकल कर आएगी। कितनी निकल कर आएगी? √2 की निकल कर आ जाएगी। ठीक है सर। तो यहाँ से लेकर अगर जब मैं इस दूरी इसको मिलाऊंगा इस पॉइंट को, तो ये लेंथ कितनी होगी भैया? √2 की होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब याद करो बचपन, है ना सर। कंपास लेकर आओ, अपना कंपास निकाल के रखो। ठीक है सर। कंपास से क्या करते थे हम, क्या कर लेते थे, इतनी दूरी जो है ना, इसको मेज़र कर लेते थे, है ना। फिर यहाँ पर आर्क लगा देते थे,
ये देखो, कंपास ऐसे रख के और फिर आप क्या करते थे, ऐसे करके नंबर लाइन के ऊपर आर्क लगा देते थे। ये ठीक है सर जी, ये आपका कितना था, 2 था। तो जहाँ पर ये आर्क ना आके काटा ना सर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ना सर, ये √2 को दिखाएगी। किसको दिखाएगी सर जी, √2 को दिखाएगी। बताओ समझ में आ पा रही है क्या मेरी बात? बहुत छोटी और बेसिक सी बात है ये। क्या ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो सर जी ये √2 हो गया। तो कंपास की नोक को यहाँ रखोगे, ठीक है ना, पेंसिल से इस लाइन को मेज़र करोगे, इस पूरी लेंथ को, और उसके बाद में यहाँ पर नंबर लाइन पर आकर आर्क लगा दोगे। तो मेरा आर्क यहाँ पर आकर काटा, ठीक है ना सर, ये यहाँ पर आर्क आया। तो 0 से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना सर, ये कितने को दिखाएगी, √2 को दिखाई देगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो सर बात ये है कि जब भी रूट वाली वैल्यू को अगर आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है ना, तो हमेशा आपको क्या बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अरे बताओ मेरी बात से सहमत हो गया? एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ, अब क्या मैं इसको मिटा दूँ क्या? हाँ चलो फिर मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। अब एग्जांपल नंबर 5 बताओ भाई, क्या आप √3 की वैल्यू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कर सकते हैं सर। पर सर क्या √3 की वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, 1.732। पर ये जो वैल्यू होती है ना सर, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब ये मान लेते हैं सर, परंतु √3 की जो वैल्यू है ना, वो इन्फानाइट होती है। इन्फानाइट तक इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहती है। हमें तो पता ही नहीं है सर ये कहाँ तक चल रही है। तो सर हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो क्या करें? तो अभी मैंने आपको सिखाया जस्ट कि आप क्या कीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। अब ध्यान से देखना, तो सर राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ये बना लेते हैं सर राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है सर। अगर आपको √3 चाहिए तो आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ये वाली जो लेंथ है ना, आपको √2 लेनी पड़ेगी, ठीक है सर। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है ना, आपको वो 1 लेनी पड़ेगी। एक, या इसको √2 यूनिट बोल लो, जो मर्जी पड़े वो बोल लो। बताओ, तो ये वाली जो लेंथ निकल कर आएगी ना सर, ये वाली लेंथ निकल कर जो आएगी राइट एंगल ट्रायंगल से, वो कितनी निकल कर आएगी? तो आप मुझे बताएंगे सर। क्या ये निकल कर आएगी सर जी 2 + 1 बराबर किसके हो जाएगा, वो √3 के हो जाएगा, है ना भाई। और कुछ भाई मेरे ऐसे होंगे जो इसको 2 ले लेंगे, ठीक है भाई। अगर 2 लेकर लोगे मेरे भाई, तो 2 का स्क्वायर करोगे 4, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये वाली जो वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगी ना कर्ण, वो कितनी देखने को मिलेगी, √5 देखने को मिलेगी, ठीक है सर। तो वो गलती मत करना। तो ये √2 लेनी पड़ेगी, यहाँ पर कितनी लेनी पड़ेगी, 1 यूनिट लेनी पड़ेगी। अब वही कहानी दोहरा दीजिए जो मैंने आपको ऊपर बताई। क्या सर 0 से लेकर ना, सबसे पहले तो √2 को रिप्रेजेंट कर लो। तो अभी हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं भैया, √2 जो है ना वो लगभग यहाँ पर आया था, है ना सर जी, लगभग यहाँ पर आया था। तो मान लेते हैं सर जी लगभग यहाँ तक आया होगा, ठीक है सर। अरे भाई √2 की जो वैल्यू है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की थी लगभग, तो हमने मान लेते हैं सर जी यहाँ पर रही होगी। तो 0 से लेकर, हाँ सर, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना सर जी, ये वाली जो डिस्टेंस आई ना सर, ये कितनी आई है सर जी, √2 आई है। कैसे आई है, ऊपर अभी मैं आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है ना सर। ये कितनी आई है, √2 आई है। आपने कहा जी बहुत सही बात है सर। अरे बताओ किसी को दिक्कत परेशानी? अब क्या करो, उसके ऊपर 1 यूनिट की लाइन और खींच दो। तो सर जी ये लो 1 यूनिट की लाइन और खींच देते हैं। ये सर जी 1 यूनिट हो गई। अब इनको मिलाओ, सर इनको मिला दोगे ना बाबू भाई, है ना। इस 2 को थोड़ा सा उधर ले लो, थोड़ा सा उधर, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, वही प्रकार की यहाँ मेज़र कर लेंगे सर कंपास से इसको, है ना, ऐसे करके यह प्रकार की नोक रखेंगे इस जगह पर, और यहाँ रखेंगे पेंसिल, और यहाँ से लगाना चालू करेंगे क्या सर जी, आर्क। ये आर्क लगाया सर, ये यहाँ पर आर्क ने आके इसको यहाँ पर काटा, आर्क ने इसको यहाँ पर आकर काटा। जो 0 से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी ना सर, ये 0 से लेकर सर जी, हाँ, यहाँ तक की जहाँ तक इसको काटा है ना सर, ये वाली जो लेंथ होगी ना सर, ये √3 को रिप्रेजेंट कर जाएगी। ये जो डिस्टेंस है ना सर जी, हाँ, यही √3 को रिप्रेजेंट कर जाएगी। बताओ समझ में आई क्या मेरी बात? तो हमेशा याद रखना कि जब भी आपको रूट वाली वैल्यूज़ को नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर अगर निरूपित करना होगा आपको, तो क्या आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, ठीक है सर। तो मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल ये है मेरे प्यारे भाई, क्या ऐसा संभव है कि आप एग्जाम्पल नंबर 5 से समझिए, क्या ऐसा संभव है क्या
एग्जाम्पल नंबर 6 कि आप -√2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या नंबर लाइन पर। अब सारा खेल चालू हो गया है आपका, अब आप ध्यान से सुनिएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि आप √2 को -√2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या। तो आप कहेंगे जी करके देख लेते हैं सर, आओ। तो सर जी √2 है तो वही कहानी करनी पड़ेगी सर जी, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो, है ना। सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही तो रिप्रेजेंट कर पाओगे नंबर लाइन पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है सर जी। तो समझना मेरी बात को, अगर ये वाली लेंथ मैं कितना ले लूँ, +-1 ले लूँ, और ये वाली लेंथ मैं क्या ले लूँ, +-1 ले लूँ, ठीक है सर। तो ये वाली लेंथ क्या होगी मेरे पास में, तो आप मुझे बताएंगे +-1 का स्क्वायर ++-1 का स्क्वायर। अरे बताओ भाई, समझ में आ रही है मेरी बात, बिल्कुल समझ में आ रही होगी सर। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा था सर जी, ये देखो प्लस माइनस है, ठीक है जी। अगर प्लस करोगे तो प्लस का स्क्वायर प्लस ही रहेगा, माइनस करोगे तो माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बताओ भाई, माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जो कहानी बनकर आएगी ना सर, ये तो बनकर आएगी √2 की। तो हमें तो चाहिए कितना, -√2, है ना सर जी। हमें क्या चाहिए, -√2। तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया सर, तो ये तो क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। अरे नहीं है क्या भाई मेरी बात समझ में। हाँ, अगर मैं ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ अगर मेरे भाई, मान के चलो ये वाली लेंथ अगर मैं -1 ले लेता हूँ और ये वाली लेंथ भी मैं -1 ले लेता हूँ, अब मैं कर्ण निकालने बैठूंगा तो -1 का स्क्वायर फिर -1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा वो, अरे भाई -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर अगर करोगे, ये किसके इक्वल आएगा, तुम्हारे कर्ण के इक्वल आएगा। बताओ, पूरा ही बता देता हूँ। तो कर्ण का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 1+1, है ना। के निकालोगे तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल। अब मैं चाहे यहाँ प्लस कर लूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो ये वाली कहानी है। तो सर क्या, तो सर जी जो रूट के अंदर जो माइनस वाली वैल्यू होती है ना सर, इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते सर, इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, है ना, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसको हम सर जी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो अब आपको कहानी क्या समझ में आई, तो सर क्या, तो संख्या रेखा सर ऐसी रेखा होती है सर जिस पर हम क्या कर सकते हैं, नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसकी क्या बनी, डेफिनेशन बनी, क्या बनी सर, संख्या रेखा ऐसी रेखा है सर जिस पर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है सर। तो मुझे बताओ क्या √2 कोई नंबर होगा क्या सर, आप कहेंगे नहीं होगा सर। तो इसी को बोला जाता है इमेजनरी नंबर, समझ पा रहे हो मेरी बात को, इन्हीं को बोला जाता है क्या, काल्पनिक संख्याएं। और जितने भी नंबर आपने अभी तक रिप्रेजेंट करे हैं, चाहे वो √2 हो, √3 हो, ठीक है सर, अभी हमने देखा था 0.8 के ऊपर बार हो, है ना, 1.2 हो, ये सारी कैसी वैल्यूज़ हैं, ये सारी की सारी रियल वैल्यूज़ हैं। ये सारी की सारी कैसी वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, रियल वैल्यूज़ है, जिन्हें आप क्या बोलते हैं प्यार से हिंदी में, वास्तविक संख्या है। परंतु ये रूट के अंदर जो माइनस वाली वैल्यूज़ होती है ना सर, इनको आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, इनको आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, काल्पनिक संख्या है। क्या बोला जाता है, इन्हें काल्पनिक संख्या है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि नंबर लाइन में आपको क्यों इतनी देर से बता रहा था, ठीक है सर। तो ये उद्गम है आपका कहाँ का, नंबर्स का। तो अब आइए नंबर्स के बारे में, अब नंबर से क्लासिफिकेशन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, इतना आप बना लीजिए, बहुत ही तसल्ली से पढ़ाया ना, और आगे भी तसल्ली से पढ़ाएंगे। तो सर जी क्या देखने को मिला सर, संख्या रेखा के आधार पर ना हमने नंबर को दो भागों में कैटेगराइज किया। पहला भाग अभी आपने देखा, रियल नंबर, जो भी नंबर आपका संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट हो जा रहा है तो वो आपका रियल नंबर बनता है, ठीक है सर। और जो भी आपका रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है तो वो आपका कौन सा नंबर कहलाता है, इमेजनरी नंबर कहलाता है, जिसे आप काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे रूट के अंदर माइनस वाली जो वैल्यू होती है ना सर, इसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते सर जी, है ना भाई, इसको आप रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते सर जी। रूट के अंदर माइनस में कुछ भी ना कोई कुछ भी अगर वैल्यू हुई ना सर, तो उसको आप संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, समझ पा रहे हो मेरी बात को। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपके अगर एसएससी में अगर कभी पूछ ले, है ना, √-1 की जो वैल्यू होती है ना, उसको एक अलग नाम से बोला जाता है, जिसको बोला जाता है आयोटा। अगर जैसे यहाँ पर लिखा हो √5, तो इसको क्या बोलोगे आप,
इसको क्या बोलोगे आप बोलोगे 5 आयोटा। क्या बोलोगे इसको? 5 आयोटा। ये आयोटा का साइन होता है। ठीक है सर जी। तो ये कैसा नंबर होता है? इमेजिनरी नंबर होता है, काल्पनिक संख्या होती है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। और एक होता है आपकी वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? जो आपकी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाती है। द नंबर, इसको आप बोल सकते हो क्या? कॉपी कीजिएगा। द नंबर विच कैन बी विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है सर। द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन इज नोन एज रियल नंबर, जिसको आप वास्तविक संख्या भी कह देते हैं कभी कभार। ठीक है सर। तो ये तो कहानी होती है आपकी क्या। तो भाई संख्या रेखा के आधार पर नंबर को दो भागों में बांट लिया, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। दोनों बातें मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं। काल्पनिक संख्या वो संख्या होती है जो आपकी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है सर जी। और एक चीज़ आपको स्टार बना के याद रख लेना, क्या? अंडर रूट के अंदर -1 की वैल्यू को क्या बोला जाता है? आयोटा बोला जाता है। जैसे यहाँ पे अंडर रूट 5 लिखा है, तो इसका लिखने का तरीका क्या होगा? 5 आयोटा होगा। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पुटअप होगा। ठीक है सर। और आइए आगे चलते हैं। आगे हम क्या देखेंगे? रियल नंबर्स को भी हम फिर कैटेगराइज करते हैं। फिर इसको भी देखेंगे कि रियल नंबर के अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, तो उनको भी हम देखते हुए चलेंगे। इतना आप कॉपी कीजिए। अब हम किसको बांट रहे हैं मेरे भाई? रियल नंबर को बांट रहे हैं। तो आइए रियल नंबर को बांटना चालू करते हैं। देखो भाई, एक तरीका होता है रियल नंबर को बांटने का। उस तरीके में क्या क्या होता है अब सुनना ध्यान से। एक होता है सर जी इंटीजर्स, है ना। रियल नंबर के टुकड़े कर दिए हमने। एक इंटीजर्स होता है सर, और एक होता है डेसिमल, जिसे आप दशमलव कहते हैं, है ना भाई। क्या बोल दिया आपने? दशमलव बोल दिया। किसी को कोई आपत्ति नहीं। एक होता है इंटीजर्स, जिनको आप क्या बोलते हैं भाई? पूर्णांक कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? पूर्णांक कहते हैं। इतनी कहानी समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है। डेसिमल का मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, इसमें मैंने आपको पारंगत कर दिया है। अगर आपने 2 लेक्चर ध्यान से देखे हो तो डेसिमल को हमने बांटा था। ठीक है सर। फिर थोड़ी देर बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटीजर्स की। अब ये देखो इंटीजर्स को हमने कितने भागों में बांटा, है ना। तो इंटीजर्स को भी हमने क्या किया? ब्रेक किया। तो देखना आप ध्यान से। इंटीजर्स को हमने पहला ब्रेक किया पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है सर जी। कौन से इंटीजर सर? पॉजिटिव इंटीजर्स, जिनको आप क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, है ना भाई। एक एक बात बता रहा हूँ, तसल्ली से ध्यान से समझना। भाई धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? जैसे जैसे अगर बात की जाए, जैसे 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 1 2 3 4 5 और सो ऑन, इसी टाइप से ये आपके चलते हैं। ठीक है सर। तो इन्हें क्या बोला जाता है? पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है, धनात्मक पूर्णांक बोला जाता है। और एक इसका दूसरा नाम है जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, क्या? और लगा के लिखिएगा। इसी का ही दूसरा नाम है, और इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। इन्हीं को ही नेचुरल नंबर बोला जाता है मेरे प्यारे भाई, जिसे आप क्या बोलते हैं प्यार से? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं भी आप इन्हें बोलते हैं। ठीक है सर। जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, जैसे 1 2 3 4 और सो ऑन, इसी टाइप से ये चलती रहती हैं। ठीक है सर जी। तो है ना सर जी। एक हमने इंटीजर्स को बांटा है सर नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर। किसके अंदर? नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर, जिसे आप बोल सकते हैं हिंदी में क्या सर जी? ऋणात्मक, है ना। हिंदी सही है ना? ऋणात्मक पूर्णांक।
क्या बोला जाता है मेरे प्यारे भाई? ऋणात्मक पूर्णांक बोला जाता है। समझ पा रहे हो क्या बोला जाता है? ऋणात्मक पूर्णांक बोला जाता है। और ये क्या होते हैं? जैसे अगर बात की जाए, अगर इनकी बात की जाए ना बाबू भाई, तो क्या होता है? जैसे -1, -2, -3। एक बोल रहा है सर पूर्ण संख्या क्या होती है, अभी बताएंगे मेरे भाई। पूर्णांक क्या होता है ना, संख्या कैसी होगी तुम्हारी? पूर्ण होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो डेसिमल में हो जाएगी, तो डेसिमल हो गया। पूर्ण होगी, जैसे 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। ये कैसी संख्या है? अपने आप में परिपूर्ण तो नहीं है, सॉरी, पूर्ण संख्या है। ठीक है सर, कैसी संख्या है? ये पूर्ण संख्या है। समझ रहे हो? अपने आप में कैसी संख्या है मेरे प्यारे भाई? ये पूर्ण संख्या है। ठीक है सर, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है? इंटीजर्स बोला जाता है। पॉजिटिव इंटीजर, और एक हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर, यह हो गया आपका -5। ठीक है सर, ये और ये इसी प्रकार से आगे चलती रहेंगी, सो ऑन। ठीक है सर। और एक बात की जाए ना, एक स्पेशल केस है सर। अब बात कर लेते हैं सर, आपने एक बता दिया, -1 बता दिया, तो सर ज़ीरो का क्या किया है भाई? तो अब आपने सर ज़ीरो का क्या किया? तो एक नोट डाल के लिख लेना। क्या? एक आपको नई चीज़ पता लगेगी यहाँ से। क्या? एक होता है आपके पास में ज़ीरो इंटीजर। कैसा इंटीजर होता है भैया? ज़ीरो इंटीजर। आपको पता है ज़ीरो जो होता है ना, ज़ीरो, नोट डाल के लिखना। क्या सर जी? जो ज़ीरो होता है ना, ज़ीरो है ना, ज़ीरो, ये क्या होता है सर जी? पॉजिटिव भी नहीं होता और ये नेगेटिव भी नहीं होता। ज़ीरो आपका पॉजिटिव भी नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता। कौन सा? ज़ीरो। थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूँ, ये आप नोट डाल के लिख लेना। क्या? ज़ीरो ना तो पॉजिटिव है, ना ही क्या है आपका नेगेटिव है। इसीलिए इसी कारण हमने क्या किया? ज़ीरो का एक अलग ही कैटेगरी बना दी, जिसको बोला जाता है ज़ीरो इंटीजर। जिसको क्या बोला जाता है? ज़ीरो इंटीजर। इसको आप अगर हिंदी में बोलना चाहें तो आप इसको बोल सकते हैं शून्य पूर्णांक, है ना, शून्य पूर्णांक। क्या बोला जाएगा इसको? शून्य पूर्णांक बोला जाएगा। ठीक है सर जी, क्या बोला जाएगा? शून्य पूर्णांक। क्यों? क्योंकि सर जी जो ज़ीरो होता है ना सर, ना तो वो नेगेटिव होता है सर और ना ही वो पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया सर, ज़ीरो की एक अलग ही कैटेगरी बना दी, जिसको हमने क्या बोल दिया? ज़ीरो इंटीजर, शून्य पूर्णांक। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी समझने में? नहीं। तो ये तो कहानी किसकी होगी मेरे प्यारे भाई? ज़ीरो की होगी। तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है। और अगर हम अंदर चलते हैं ना, तो एक हमको क्या देखने को मिलता है, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है आपके पास में नेगेटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। कौन से इंटीजर्स मेरे प्यारे भाई? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। बिल्कुल तसल्ली से सुनो, अच्छे से सुनो। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, है ना, आप इसको क्या बोल सकते हैं? गैर, है ना, गैर ऋणात्मक, गैर ऋणात्मक पूर्णांक जिन्हें बोला जाता है हिंदी में गैर ऋणात्मक पूर्णांक। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत? तो ये कहानी किसकी होगी सर जी? गैर ऋणात्मक पूर्णांक की। अब आप बताओ, जैसे जैसे अगर बात की जाए मेरे प्यारे भाई, तो अब आपको पता है सर, क्या ज़ीरो सर ना तो धनात्मक है सर जी और ना ही ऋणात्मक है। तो ज़ीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है सर, ज़ीरो, है ना। अब यहाँ पर देखो बात क्या बोली गई है? गैर ऋणात्मक, ऐसे पूर्णांक जो माइनस में ना हो। तो पॉजिटिव में क्या क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो ऑन, है ना भाई। ज़ीरो इसलिए यहाँ पर लिया क्योंकि ज़ीरो ना तो नेगेटिव है, नेगेटिव तो है ही नहीं है ज़ीरो, तो इसलिए यहाँ पे इसको ज़ीरो कंसिडर कर लिया जाता है। तो ठीक है सर जी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आपके पास में ये वाले होते हैं जिनमें माइनस ना हो। ठीक है सर जी, तो ये कौन से इंटीजर्स होते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और इन्हीं को ही आप क्या बोल देते हैं प्यार से? इन्हीं को ही आप बोल देते हैं, इनका ही दूसरा नाम होता है मेरे प्यारे भाई, और लगा के लिखेंगे, इन्हीं को आप बोल देते हैं भैया होल नंबर। इन्हीं को ही तो होल नंबर बोलते हो तुम, है ना, पूर्ण संख्या। होल नंबर पूर्ण संख्या ही होता है ना? हाँ, हिंदी में यार क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण संख्या ही बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, पूर्ण संख्या। इन्हीं को ही आप क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? होल नंबर बोलते हैं। और एक लास्ट है, इसका कैटेगराइज अगर किया जाए, है ना भाई,
तो एक होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया गैर ऋणात्मक पूर्णांक, एक होता है आपके पास में नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है सर जी। नॉन पॉजिटिव इंटीजर जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, इन्हें आप हिंदी में बोलते हैं गैर। अब देखो यहाँ नॉन पॉजिटिव है, नॉन पॉजिटिव तो गैर धनात्मक, गैर धनात्मक पूर्णांक, है ना। कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है गैर धनात्मक पूर्णांकों का औसत ज्ञात करो, ये वो, तो ये सारी चीज़ें होती है, तब आपको ध्यान उस टाइम पे नहीं आता है कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स होते क्या हैं। बहुत सौ को तो यही नहीं पता होता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है सर, तो ये तो कहानी किसकी हो गई, आपकी इंटीजर्स की हो गई। अब जैसे बात की जाए, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे मेरे भाई, अब आप मुझे बताइए, अब आपको वो वाले इंटीजर्स लेने हैं, आपको वो वाले इंटीजर्स लेने हैं जो पॉजिटिव ना हो। ठीक है सर, तो आपको पता है जीरो पॉजिटिव नहीं है, मानते हैं मेरी बात को, आपको पता है -1 पॉजिटिव नहीं है, तो ये इस टाइप से चलते हैं, एंड सो ऑन, ये इसी टाइप से चलते हुए रहते हैं। बताओ किसी को कोई दिक्कत, बताओ मेरे भाई किसी को कोई दिक्कत है क्या। तो ये हो गए आपके कौन से इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन, कि इंटीजर्स को हमने इतने भागों के अंदर बांटा हुआ है, पार्ट ये 1 2, नंबरिंग कर देना, 3 तो स्पेशल केस हो गया आपके पास में, है ना, 4 और ये 5। इंटीजर्स को हमने 5 भाग से क्या हुआ, बांटा गया है। बताओ कौन दिक्कत नहीं। अब फिर अब मैं आपको बताने वाला हूँ, इसे मुझे रब करना पड़ेगा। फिर अब हम क्लासिफिकेशन किसका करेंगे सर जी, डेसिमल का करेंगे। ये मैं कर चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा। तो आप इतनी चीज़ों को ध्यान से और तसल्ली से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है सर, आपके बहुत काम आने वाली है ये। आइए, एक नोट आप लिख लीजिएगा, क्या कि ज़ीरो है ना, ज़ीरो इज़ नीदर भी पॉजिटिव और नॉर भी नेगेटिव, ये नोट डाल के आप लिख लीजिएगा। ठीक है सर, अब देखो डेसिमल के टुकड़े करते हैं। तो आप सभी को पता है सर क्या, डेसिमल के हमने पार्ट्स किए थे पहले, है ना। एक तो था हमारे पास में टर्मिनेटिंग डेसिमल, अरे सिखाया है ना ये तो आपको, बताओ कोई बंदा नहीं बोल सकता। जो मेरे साथ इस लेक्चर के अंदर जुड़ रहे हैं तो वो ज़रूर देखिएगा प्रीवियस लेक्चर। ठीक है सर जी। और एक तरीके से इसको बांटा जा सकता है किसमें, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बताओ दिक्कत परेशानी नहीं। भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल को हिंदी में क्या बोला जाता है, तो आप मुझे बताएंगे सर जी, शांत दशमलव। क्या बोला जाएगा इसको, शांत दशमलव भी बोला जाता है इसे। बताइए, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। और इसको क्या बोला जाता है, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। सर जी खास बात क्या है, हाँ, फिर हमने क्या किया था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी हमने दो पार्ट के अंदर बांटा था। एक पार्ट इसका कौन सा कहलाया था हमारे पास में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है सर जी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हमने दो पार्ट में बांटा गया है। एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोला जाता है जिसको, ठीक है सर, जिसको हम आवर्ती दशमलव बोलते हैं, हिंदी में आप लिख लीजिएगा आवर्ती, इसी को ही बोला जाता है ना, आवर्ती दशमलव। अशांत परंतु आवर्ती दशमलव इसी को बोला जाता है। क्या बोला जा सकता है, अशांत परंतु आवर्ती दशमलव। मैं लिख ही देता हूँ ना। हाँ यार, तुम बोलोगे फिर नोट्स भी ढंग से नहीं बनवाए गुरुजी ने। इसको बोलते हैं मेरे भाई अशांत, हिंदी में परंतु
आवर्ती आवर्ती है ना भाई, ऐसी होगा ना आवर्ती। अच्छे से लिख लेते हैं आवर्ती। क्या लिख रहा हूँ मैं यार, आवर्ती। आप लिख लीजिएगा अच्छे से, है ना, आवर्ती दशमलव। ठीक है, इसी को बोला जाता है शांत परंतु आवर्ती दशमलव, जो रिपीट करता है बार बार, है ना। और इसी को दूसरा नाम क्या होता है, इसी को ही मेरे प्यारे भाइयों बोला जाता है, आपको देखने को मिलेगा, है ना, इसको ऐसा भी बोल दिया जाता है क्या, रेकरिंग डेसिमल, है ना भाई। तो घबराने की बात नहीं है, इसे ही रेकरिंग डेसिमल बोला जाता है। खास बात क्या होती है सर जी, इसकी रेकरिंग को समाप्त करके इसकी फ्रैक्शन बनाई जा सकती है। जैसे हमने देखा था क्या, जैसे अगर इसका एग्जांपल लिया जाए तो जैसे मैंने लिखा 0.7 के ऊपर बार, ठीक है सर, तो ये आपका रेकरिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, तो आप सभी को पता है ये बार का मतलब क्या होता है, ये डिजिट जो होती है ना वो इस टाइप से होती है, देखो 0.7 7 7 7 और ये इसी टाइप से चलती रहती है, इन्फिनाइट तक ये चलती रहती है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखने का एक बेसिकली तरीका होता है, इसी को हम बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 0.7 के ऊपर बार। ठीक है भाई, बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, अब अशांत दशमलव का दूसरा पार्ट होता है सर जी क्या, ध्यान से समझेंगे। ये तो पहला हो गया ए, है ना, ये हो गया आपके पास में बी। इसको बोला जाएगा क्या, शॉर्ट में लिख दूं क्या, छोड़ो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, है ना भाई। इसको आप लिख लीजिएगा अशांत परंतु अनावर्ती दशमलव, है ना, अशांत परंतु अनावर्ती दशमलव। मैं लिख ही देता हूँ, फिर तुम गालियाँ दोगे तो क्या मतलब आ रहा। इसी को ही बोला जाता है भाई हिंदी के अंदर अशांत परंतु अनावर्ती अनावर्ती दशमलव। बताओ भाई, ये हो गया सर आपका क्या, डेसिमल का पूरा क्लासिफिकेशन। ठीक है सर जी। अब ये वाली वैल्यू क्या होती है, जैसे मान के चलिए कोई वैल्यू है, यहाँ पर मैंने लिखा 5.8623 9 डैश 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 डैश। तो खासियत क्या है सर, पॉइंट के बाद में ना, पॉइंट के बाद में सर, पॉइंट के बाद में सर ये रुकती नहीं है सर, पॉइंट के बाद में ये चलती रहती है, और ना ही ये क्या होती है सर जी, रिपीट होती है। तभी तो इसको क्या बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना भाई, जो टर्मिनेट भी ना हो, टर्मिनेट का मतलब रुके भी ना, और नॉन रिपीटिंग जो रिपीट भी ना हो। और यहाँ पर क्या है, पॉइंट के बाद में जो डिजिट है ना आपकी रिपीट होती रहती है, नंबर क्या करता है आपका, रिपीटेशन करता है। और ये जो होता है ना शांत दशमलव, ये बड़ा प्यारा होता है। ये क्या होता है आपका, ये पॉइंट के कुछ स्थान के बाद में जाकर क्या हो जाता है आपका, रुक जाता है। ठीक है सर, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, ये तो एक इसका एग्जांपल हो गया सर, है ना, एक इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है ना सर, और एक बात आप याद रखना, जो पाई की वैल्यू होती है ना 3.14, ये भी आपका कैसा है, एग्जाम्पल है, अशांत परंतु अनावर्ती दशमलव का है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल का एक एग्जाम्पल है। ठीक है सर, तो एक एग्जाम्पल आपका ये भी हो सकता है। ठीक है सर, और शांत दशमलव का एग्जांपल अगर आप लेंगे तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 5.2। ठीक है सर जी, और जो मर्जी पढ़े लिख दो, 5 पॉइंट मैंने लिख दिया 2.5। तो ये सारे एग्जांपल किसके हो गए तुम्हारे पास में, शांत दशमलव के हो गए। ठीक है सर, किसके हो गए सर जी, शांत दशमलव के हो गए। ये क्या होगा, पॉइंट के बाद में, पॉइंट के बाद में कुछ स्थान के बाद में जाकर स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है सर जी, तो इन्हीं को बोला जाता है शांत दशमलव। और एक खासियत और क्या होती है, इनके बेस में आपको 10 की कुछ ना कुछ पावर देखने को मिल जाती है। ठीक है सर, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको डेसिमल का ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो ये तो हमने बांट लिया किसको, रियल नंबर को, है ना। रियल नंबर को एक तरीके से तो हम इस प्रकार से बांट सकते हैं, और एक इसका दूसरा भी तरीका होता है। तो आइए उस दूसरे तरीकों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
आओ भाई, रियल नंबर को एक दूसरे प्रकार से और बांटा जाता है। देखो, एक तरीके से तो हमने इंटीजर और डेसिमल में बांटा था, है ना। एक तरीके से तो हमने इंटीजर और डेसिमल में बांट लिया था रियल नंबर को। और एक तरीका और है इसको बांटने का, है ना। आपने एक संख्या का नाम सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, रेशनल नंबर। कौन सा नंबर सर? रेशनल नंबर। ठीक है सर। और एक होता है हमारे पास में इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर सर जी? इरेशनल नंबर। ठीक है सर, बताओ। तो रियल नंबर को हम दो पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। किसको? रियल नंबर को, वास्तविक संख्याओं को। हमने कहा बहुत अच्छी बात है सर। देखो, रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर देखो क्या होता है आपका, जो आप, है ना, जिस नंबर को ना पी बाई क्यू के फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, और जहाँ पर क्या होता है ना। और हमेशा याद रखना, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो आप। ठीक है सर, एक बात तो ये है। दूसरी बात क्या सर? क्यू जो है ना, नॉट इजिकल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है सर, एक बात इतनी याद रखो कि दूसरी बात क्या, पी और क्यू, पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स। दोनों ही क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। कौन? पी एंड क्यू। दोनों ही कैसे होने चाहिए? आपके पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए भैया? पूर्णांक होने चाहिए। इतनी हिंदी तो आप इतनी इंग्लिश तो आप समझते ही होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे तो छोड़ दीजिए कंपटीशन की तैयारी। ठीक है सर जी। और जैसे इसके एग्जांपल देखें अगर हम, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, हाँ, जैसे एग्जांपल ले लिया 5/2। ठीक है सर, 7/3, 8/9। ठीक है सर, ये कुछ एग्जांपल हो गए। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, 5 भी एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, 7 भी एक पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है, 8 भी एक पूर्णांक है, और 9 भी एक पूर्णांक है सर। बिल्कुल ठीक है सर। या -5/2, -6/3, है ना, 6/13, कुछ भी। तो ये सारे के सारे आपके कौन से नंबर किस कहलाते हैं? आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। और यहाँ पर जो है क्यू जो है ना, नॉट इजिकल्स टू ज़ीरो है। देखो, ज़ीरो के इक्वल है क्या? नहीं है भाई। ज़ीरो के इक्वल है क्या? नहीं है, बताओ। अरे समझ पा रहे हो मेरी बात को? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। और देखो, और अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो देखो, 0, 1, 5, 6, 2, 3, ये भी सब आपके कैसे नंबर है सर जी? रेशनल नंबर है। क्यों सर? इनके अपॉन में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। बताओ। तो ये सभी क्या हो जाएंगे तुम्हारे पास में? रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, 0 भी एक ऐसा नंबर है भाई, पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है सर जी। और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा आपके सामने √16, √25, है ना, √121, तो ये सभी क्या है? आपके रेशनल नंबर हैं। और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा 0.8 के ऊपर बार 5.36। ठीक है सर, एंड सो ऑन। तो दीज आर द रेशनल नंबर्स। तो ये आपके कैसे नंबर्स कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं, जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कहने का मतलब क्या है? जिनकी भिन्न बनाना ना संभव हो, देसी भाषा में अगर बोला जाए, जिनको आप भिन्न के रूप में लिख सकते हो ना, अगर आपकी औकात है जिनको भिन्न के रूप में लिखने की, तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा सर। और जिन्हें आप नहीं लिख सकते पी बाई क्यू के फॉर्म में, नहीं लिख सकते, तो वो कैसे नंबर्स कहलाएंगे? आपके इरेशनल नंबर कहला जाते हैं। कैसे नंबर कहला जाते हैं? इरेशनल नंबर कहला जाते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए ना छोटे मियाँ, तो कितना हो जाएगा? √2। अब √2 की तो कोई फिक्स वैल्यू है ही नहीं है, है ना भाई।
तो √2 एक इसका एग्जाम्पल हो गया, है ना। √3 एक एग्जाम्पल हो गया। √5 एक इसका एग्जाम्पल हो गया। समझ पा रहे हो। और इसमें अगर लिखना चाहो तो एक एग्जाम्पल इसका पाई हो जाता है, 22/7, सॉरी 22/7, ये भी एक परिमेय संख्या है। और ध्यान रखना, एक पाई पाई की जो वैल्यू होती है 3.14, और उसके बाद वो चलती जाती है, तो हमको ये पता नहीं, तो आप बोलेंगे सर 22/7 को आपने रेशनल कंसिडर कर लिया और पाई को आपने इरेशनल नंबर कंसिडर कर लिया, ऐसा क्यों? मेरे भाई ध्यान रखना, इन दोनों की वैल्यू के अंदर फ़र्क होता है, ठीक है सर। इन दोनों की वैल्यू के अंदर कुछ फ़र्क होता है। ये तो अप्रोक्स वैल्यू ली जाती है, इसलिए 22/7 होता है। तो 22/7 को तो हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि इसको p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। परंतु जो पाई की जो वैल्यू होती है ना 3.14, इसको आप नहीं लिख सकते मेरे भाई, इसको आप नहीं लिख सकते। और अगर बात कर ली जाए एग्जाम्पल्स की, तो एक जो लॉग वाली जो वैल्यूज़ होती है, वो सॉरी एक्सपोनेंशियल जो भी वैल्यूज़ होती हैं, वो सारी की सारी आपकी इरेशनल नंबर कहलाती हैं। अगर अगर डेसिमल में देखा जाए ना, तो आप मुझे बताइए, क्या आप इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? रिकरिंग डेसिमल को बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 7/9 लिख सकते हैं सर। तो इसको भी आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सर क्या जो रिकरिंग डेसिमल है ना सर, ये आपका रेशनल नंबर हो गया सर। कैसा नंबर हो गया सर जी? रेशनल नंबर हो गया सर। और बताओ, और टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बिल्कुल सर, इसको भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो कैसे, क्या इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते क्या मेरे प्यारे भाई? अगर यहाँ से हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये भी तो एक रेशनल नंबर हो गया सर, बताओ। अरे आई कि नहीं आई खोपड़ी में बात? तो ये भी तो एक रेशनल नंबर हो गया। आप मुझे बताएंगे सर बिल्कुल हो गया, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी एक रेशनल नंबर हो गया, बिल्कुल सर। और जो अशांत दशमलव है, इसकी तो फ्रैक्शन ही नहीं बनाई जा सकती सर, इसकी तो फ्रैक्शन बनाना असंभव है सर। तो जब सर इसकी फ्रैक्शन ही नहीं बनेगी, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? ध्यान रखना, ये कैसा नंबर हो जाएगा, नोट डाल के लिख लेना। एक चीज़ लिख लेना नोट डाल के, ये जो होगा ना आपका इर्रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि सर इसको हम p/q के फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, परंतु टर्मिनेटिंग डेसिमल को कर सकते हैं, है ना भाई। शांत नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल को भी हम कर सकते हैं, फ्रैक्शन बना सकते हैं, ठीक है सर। तो ये हमारी कैसी नंबर कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। नोट डाल के लिख लेना, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है ना, वो इरेशनल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है सर जी? इरेशनल नंबर होता है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? बताओ भाई, क्या इतनी बात को समझ पाए क्या? बिल्कुल समझ पाए होंगे। चलो और आगे बढ़ते हैं हम। और चीज़ों के बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। आइए, अब हम इंटीजर्स के पार्ट कर रहे हैं, किसके? पॉजिटिव इंटीजर्स के। अब देखिए, अब कहानी आपकी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ से एग्जामिनर क्या बनाता है? क्वेश्चंस बनाता है आपके लिए। तो आइए पहले बेसिक जानते हैं, फिर क्वेश्चंस की भी हम बात करेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को ना पहला भाग हम बांटते हैं किसमें? इवन नंबर्स में। किसमें? इवन नंबर्स में। क्या लिख रहा हूँ मैं यार? इवन नंबर्स में। किसमें सर जी? इवन नंबर्स में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्यार से सम संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? सम संख्या। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है कि आप सम संख्या क्या होती है? द नंबर, हाँ, विच, हाँ, इज, हाँ, डिविजिबल, हाँ, बाय 2। द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2। ठीक है सर। अगर कोई भी नंबर जो है आपका 2 से पूरी तरह भाग चला जाता है, तो वो इवन नंबर कहलाता है। ये तो सब आपको पता ही है, सही है ना। अब अगर एग्जांपल की बात की जाए, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, है ना, 10 हो गया, एंड सो ऑन। अंडरस्टैंड। और अगर बात की जाए, है ना, -2 हो गया, -4 हो गया, -12 हो गया, भाई ये भी तो 2 से पूरी तरह भाग जा रही है कि नहीं है? तो दीज आर द आपके कौन से नंबर्स? इवन नंबर्स। तो ये सभी के सभी आपके कैसे नंबर्स कहलाएंगे? इवन नंबर्स कहलाएंगे। बताओ, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई दर्द? बताओ। अब एक मुझे चीज़ बताओ, क्या ज़ीरो की अगर मैं बात करूँ, हाँ,
क्या ज़ीरो, मुझे बताओ क्या ज़ीरो प्राइम नंबर है, सॉरी ज़ीरो जो है आपका इवन नंबर है क्या? तो आइए चेक कर लेते हैं सर। देखो ज़ीरो को 2 से भाग देते हैं सर, तो क्या आता है? ज़ीरो आता है ना सर? ज़ीरो को अगर 2 से भाग देंगे तो ज़ीरो आएगा। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो आप कह सकते हैं सर इसमें तो 2 का भाग चला गया, तो कहने का मतलब ज़ीरो भी आपकी एक इवन नंबर हो गया, है ना? तो अब हम इसे चेक कैसे करें सर? तो मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, क्या जैसे मैंने 15 को भाग देना है सर किससे? 5 से। भाग दोगे, काटोगे तो कितनी बार कटेगा? भाग दोगे काटोगे, बात वही है ना, 3 बार। अब मुझे चेक करना है क्या मेरा भाग, क्या मैंने क्या इसको डिवाइड सही किया? तो आप क्या करते हो? 5 को 3 से गुणा करते हो। अरे करते हो कि नहीं करते? 5 को 3 से गुणा करोगे तो 15 आ जाएगा, तो कहने का मतलब क्या है? डिवाइड सही है कि नहीं है? तो भाग चला गया सर, सही भाग चला गया। तो देखो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा सर, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा सर, है ना? और फिर ये 0 हो जाएगा। तो मुझे बताओ, तो एक ये वाली चीज़ भी आप ध्यान रखना, ठीक है सर? और मैंने आपको बता ही दिया था नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2, है ना? और ये देखो, और आप एग्जाम्पल में ऐसे लिख लेना, ये माइनस वाली, ये -2 हो गया, -6 हो गया, और माइनस का 12 हो गया। तो ये सभी क्या हैं आपके मेरे प्यारे भाइयों? इवन नंबर हैं। ठीक है सर? आपसे क्या पूछ सकता है, एक नोट डाल के लिखना, है ना? आपसे पूछेगा फाइंड द स्मॉलेस्ट आपसे पूछ सकता है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर। तब आपका आंसर क्या होगा? 2 होगा। तब आपका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? 2 होगा। उसमें बोल दिया ना फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर, है ना? बात किसकी कर दी उसने? पॉजिटिव इवन नंबर की कर दी। तो सबसे छोटी धनात्मक अगर इसे हिंदी में लिखूँ मैं, अगर इसे हिंदी में अगर मैं इसका हिंदी में लिख दूँ इसका अगर मैं, तो क्या हो जाएगी इसकी हिंदी? अरे देखो भाई, सबसे छोटी धनात्मक, है ना? सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या, कौन सी संख्या? सम संख्या। तब आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्यों? यहाँ पर उसको धनात्मक ही बोलना पड़ेगा। अगर वो बोल देगा सबसे छोटी धनात्मक संख्या, तो कोई -2 बोलेगा, फिर क्या बोलेगा? कोई -8 बोलेगा, कोई क्या बोलेगा? कोई -512 बोलेगा, है ना सर? क्योंकि ये सभी के सभी क्या है? सम संख्या है ना? 2 से छोटी 8 -8, -8 से छोटा माइनस का 512, ठीक है ना सर? तो वो क्या करेगा? ऐसे आपको बोल के देगा कि सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या बताइए, तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 होगा। तो इसको आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। तो ये तो कहानी किसकी होगी मेरे प्यारे भाई? इवन नंबर्स की हो गई। ठीक है सर? और देखो, हाँ, और एक चर्चा कर लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को और एक भाग में बांटा जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? ऑड नंबर। ठीक है सर? जिन्हें आप क्या बोलते हैं? जिन्हें आप क्या बोलते हैं भैया? विषम संख्या है। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? ये विषम संख्याएं बोलते हैं। क्या बोला जाता है इन्हें? विषम संख्याएं बोला जाता है। ठीक है सर? ये क्या होती हैं? देखो भाई, ये होती क्या है? द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय द नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। वे नंबर जो 2 से भाग नहीं होते हैं तो विषम संख्या कहलाते हैं। ठीक है सर? जैसे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, देखो 1, 3, है ना, 9, है ना, 13 एंड सो ऑन। सो दीज आर द ऑड नंबर्स। तो इतनी बातों को क्या आप समझ पा रहे हो क्या? तो ये तो आपको बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो सम और विषम के बारे में। ठीक है सर? हाँ भाई, एक लास्ट और देख लेते हैं, फिर बाकी हम कल चर्चा करेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, एक इसका लास्ट देख लेते हैं आज। थर्ड नंबर, एक होता है हमारे पास है परफेक्ट नंबर।
बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। परफेक्ट नंबर, देखो भाई परफेक्ट नंबर जो होता है ना, उसको समझने के लिए दो चीज़ें आपको पता है क्या? दो चीज़ों का अगर मैं आपसे ज्ञान लूँ तो क्या आपको ज्ञान है दो चीज़ों का? सर एक होता है फैक्टर, एक होता है मल्टीपल। अरे होता है कि नहीं होता भाई, एक होता है फैक्टर, एक होता है मल्टीपल। फैक्टर को क्या बोलते हो? गुणनखंड। ठीक है, मल्टीपल को क्या बोलते हो? गुणज बोलते हो। क्या बोलते हो? गुणज बोलते हो कि नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते हैं सर। और फैक्टर को ही क्या बोला जाता है आपको, और अगर लगा के लिखोगे तो इसी को डिवाइज़र बोला जाता है। क्या बोल देते हैं इसी को? डिवाइज़र बोल देते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भैया 10 के फैक्टर बताइए, 10 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 10 का एक 10 का फैक्टर होता है सर जी, दो एक फैक्टर होता है ना, पाँच एक फैक्टर होता है, पाँच के बाद में सर 10 खुद एक फैक्टर होता है। यही तो इसके फैक्टर हो गए। अरे भाई इसके गुणनखंड तो यही होंगे ना। बिल्कुल। अरे भाई 10 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो 10 के फैक्टर यही हो सकते हैं। अब मैं बोलूँ 10 के गुणज बताइए क्या क्या होंगे, तो आप मुझे बताएंगे सर 10 के अगर आप गुणज की बात कर रहे हैं ना सर, तो 10 के गुणज होंगे सर, एक तो 10 ही होगा सर, एक क्या हो जाएगा सर 20, एक हो जाएगा सर जी 30, एक हो जाएगा सर 40, है ना सर, एंड सो ऑन। ये तो मल्टीपल का मतलब गुणज होता है, इसको आप बोल सकते हो पहाड़े। क्या बोल सकते हो? पहाड़े, है ना, टेबल, इसी को ही बोला जाता है। गुणज तो मतलब क्या होता है? ये गुणज है कि नहीं, 10 20 30 40, ये 10 के गुणज है कि नहीं? बिल्कुल। पर फैक्टर क्या होते हैं? ये 10 के फैक्टर है। एक 10 का एक फैक्टर हो गया, दो एक फैक्टर हो गया, पाँच एक फैक्टर हो गया, 10 एक फैक्टर हो गया। बताओ भाई, समझ पा रहे हो कि मेरी बात को? बिल्कुल। हमारा क्या है भाई पर्पस, कि हमें परफेक्ट नंबर का जानकारी लेनी है सर, कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो भाई मेरे, अब परफेक्ट नंबर कैसे निकालें? तो देखो भाई, हम 10 को ही उठा लेते हैं, कि इतनी चीज़ आपको। अब कैसे पता चलेगा कि सर नंबर परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है? देखो भाई, मैंने आपको बोला सर 10 के फैक्टर कीजिए। अब हम चेक कर रहे हैं, अब हम चेक कर रहे हैं सर क्या, कि परफेक्ट नंबर जो होता है ना सर कैसे बनता है सर, और क्या कहानी होती है। अब चेक करो कि 10 परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। बिल्कुल चेक करते हैं। 10 के फैक्टर बताओ मेरे भाई क्या क्या होंगे, 10 के फैक्टर बताइए। 1 2, है ना, और 5 और 10, ये इसके फैक्टर होंगे। अब आपको करना क्या है, जो इसका बड़ा वाला फैक्टर है, उसका बड़ा फैक्टर कौन है? 10 है सर। इस पर मार लो तुम काटा। ठीक है सर, इसको हटा दो, भाड़ में जाने दो। बाकी बचे हुए फैक्टर का ना तुम योग करो, एक दो और कितना हो गया, पाँच, कितना बैठा, आठ बैठा। क्या मुझे बताओ 10 8 के इक्वल आता है क्या? नहीं आता। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो 10 है ना आपका 10, ये जो है ना परफेक्ट नंबर नहीं है। अगर क्या हो कि इन फैक्टर्स का अगर योग आपके अगर 10 के इक्वल आ जाता, है ना, इन फैक्टर्स का अगर आपका योग उस संख्या के बराबर आ जाता है ना, तो आप कह सकते हो कि वो संख्या कैसी होती है? परफेक्ट संख्या होती है। यही इसका क्या होता है भैया? एक लॉजिक होता है। और आइए और चेक करते हैं, 12 को चेक करते हैं जी। देखो 12 के फैक्टर बताओ, एक दो तीन चार, चार के बाद छः, छः के बाद 12। मैंने आपको क्या बताया सर? मैंने आपको ये बताया सर कि जो बड़ा वाला फैक्टर होता है ना सर, उसको तो मारो गोली। ठीक है सर, बिल्कुल मारा गोली। और बचे हुए फैक्टर का ना सर योग कर लीजिए। छः चार कितना हो गया? 10, 10 तीन कितना हो गया? 15, 15 चार कितना, 15 और ये कितना हो गया? छः चार 10, है ना, 10 तीन कितना हो गया? 13, 13 दो 15 और ये कितना हो गया? 16। क्या आप मुझे बताइए 12 जो है वो 16 के इक्वल होता है क्या? नहीं होता सर। तो कहने का मतलब 12 भी परफेक्ट नंबर नहीं है। और आइए और चलते हैं, और अगर बात कर ली जाए, चेक कर लो 8 को, चेक कर लो एक बार, 8 को चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। तो भैया 8 को चेक कर लेते हैं, तो 8 के फैक्टर क्या क्या होंगे? एक तो एक हो गया, दो हो गया, है ना भाई, चार हो गया, और एक स्वयं 8 हो गया। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि ये 8 को तो हटा दो, है ना, बड़ा वाला जो फैक्टर है ना इसका वो हटा दीजिए, बाकी सभी फैक्टर का योग कीजिए। चार दो कितना हो गया? सात, चार दो छः हो गया, और एक कितना हो गया? सात हो गया। क्या मुझे बताओ 8 क्या 7 के इक्वल है क्या? नहीं है।
तो कहने का मतलब क्या, ये जो है परफेक्ट नंबर नहीं है। अब अगर बात कर ली जाए किसकी, 6 की, ध्यान से देखिएगा। अब अगर बात कर ली जाए 6 की, तो 6 के फैक्टर कीजिए, 1, 2, 3 और स्वयं 6। मैंने आपको क्या समझाया है, जो इसका बड़ा वाला जो फैक्टर होता है ना सर, इसको तो आप मारो गोली, तो इसको मार लेते हैं सर जी गोली। बचे हुए फैक्टर का योग करो, 3 2 कितना हो गया तुम्हारे पास में, 5, 5 और 1 कितना हो गया सर, 6 हो गया सर। यहाँ तो बात बन गई सर। तो 6 बराबर किसके हो गए सर जी, 6 के। तो मैं कह सकता हूँ कि ये कैसा नंबर है, एक परफेक्ट नंबर है सर। 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है सर। तो 6 मेरी एक क्या होती है सर जी, परफेक्ट नंबर होती है। तो समझने का प्रयास किया आपने क्या। और एक चीज़ याद रखना, जो इसका जो बड़ा वाला जो फैक्टर होता है ना, वो स्वयं वही संख्या होती है। तो आपको करना क्या है, स्वयं वही वाली संख्या होती है ना, उसको तो लेना ही नहीं है सर। बाकी उसके जितने भी फैक्टर है ना सर, सबके योग करके देखो, क्या अगर उनका योग स्वयं उस संख्या के इक्वल बैठ रहा है तो परफेक्ट नंबर है सर, अगर नहीं बैठ रहा तो नहीं है सर, है ना। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देख लो तुम, देखो 12, इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 12 ही है सर, वो हमने हटा दिया। यहाँ पर देखो 8, इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, 8 ही होगा सर। यहाँ देखो फैक्टर 6 है, इसका सबसे बड़ा फैक्टर 6 ही होगा, वो हमने हटा दिया सर। बाकी बचे हुए फैक्टर को योग करो, देखो इनका हमने योग करा, 6 के इक्वल बैठ गया सर, उसी संख्या के इक्वल बैठा कि नहीं बैठा, बिल्कुल बैठा। तो ये मेरा कौन सा नंबर कहला गया सर, परफेक्ट नंबर। बताओ भाई। और एक आप चेक करो 28 को, आओ 28 को भी चेक कर लेते हैं। 28 के फैक्टर बताओ क्या क्या होंगे। आप बताएंगे सर जी, 1, 2, है ना, 4, 3 तो होता ही नहीं है, 7, 14, हाँ, और एक 28। मैंने आपको क्या बोला, जो इसका सबसे बड़ा वाला जो फैक्टर होता है ना, स्वयं वही संख्या होती है, तो उसको तो आपको कंसिडर ही नहीं करना, उसको तो लेना ही नहीं है, मारो गोली। बाकी बचे हुए फैक्टर का ना योग कीजिए, देखिए 14 7 21 बिल्कुल ठीक, 21 4 25 बिल्कुल ठीक, 25 2 27 और एक कितना हो गया, 28 हो गया सर जी। यहाँ पर तो बात बन गई सर जी। बाकी बचे हुए फैक्टर का योग ना उस संख्या के इक्वल आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है सर। देखो इनका जब आपने योग करा तब 28 आया ना, बिल्कुल आया। 28 किसके इक्वल आ रहा है, 28 के इक्वल आ रहा है। अरे है कि नहीं, 28 किसके इक्वल आ रहा है, 28 के इक्वल आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 28 कैसा नंबर है मेरा, एक परफेक्ट नंबर है। भाई मेरे को बहुत ज़ोर से जुकाम हो गया। परफेक्ट नंबर है भाई, ठीक है सर जी। तो 6 एक परफेक्ट नंबर हो गया, 28 एक परफेक्ट नंबर हो गया, और इसके बाद में एक और परफेक्ट नंबर आपको याद रखना है, 8128। ये भी आपका क्या है, एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है सर। और एक चीज़ याद रखना, 1 से लेकर 100 तक के बीच में ना, 1 से लेकर 100 तक के बीच में ना दो परफेक्ट नंबर होते हैं, दो ही परफेक्ट नंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर जी, एक तो 6 होता है सर, और एक क्या होता है, 28 होता है सर। 1 से लेकर 100 तक के बीच में ना सर, यही दो नंबर कैसे होते हैं आपके, परफेक्ट होते हैं सर। तीसरा परफेक्ट नंबर 8128, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, पर जो एग्ज़ाम के अंदर आपके लिए जो सफिशिएंट है वो ये इन तीनों से, या वो क्वेश्चन सॉरी आंसर जो है वो, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, इन तीनों का ही इस्तेमाल करके ना वो आंसर क्वेश्चन को बना सकता है, ठीक है सर। तो भाई जुकाम बहुत ज़ोर का हो चुका है, पता नहीं क्यों आधे घंटे से ना बहुत ज़ोर से जुकाम हो गया है। तो आपको समझ में आया क्या, बताइए मुझे, क्या आपको परफेक्ट नंबर समझ में आया क्या, परफेक्ट नंबर की कहानी क्या होती है। तो आज आपने जानी परफेक्ट नंबर की कहानी, ठीक है सर। एक बार फिर से एक्सप्लेन किए देते हैं आपको। करना क्या होता है मेरे भाई, चेक करना है आपको, किसी ना किसी नंबर से चेक करोगे, बिल्कुल करोगे सर। तो उस नंबर के फैक्टर निकालो, तो उसका बड़ा वाला फैक्टर होता है ना, उसको मार दो सर, क्या गोली। बाकी बचे हुए फैक्टर का ना सर योग कर लो, अगर बाकी बचे हुए फैक्टर का योग ना अगर उसी संख्या के इक्वल आ जाता है ना सर, तो मेरा वो परफेक्ट नंबर होगा। क्या समझ में आया। अगर आपको चेक करना है कि कोई नंबर परफेक्ट है या नहीं है, तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले उसके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करने के बाद में जो उसका बड़ा वाला जो फैक्टर होता है, जो कि स्वयं वही संख्या होती है, उसको हटा दो सर, उसको मारो गोली। बाकी बचे हुए फैक्टर का ना क्या कीजिए सर, योग कर लीजिए। अगर योग जो है ना स्वयं उसी संख्या के इक्वल बैठ जाता है ना, तो हम ये कह सकते हैं वो नंबर कैसा होता है, परफेक्ट होता है सर, ठीक है सर। और 1 से लेकर 100 तक के बीच में दो परफेक्ट नंबर होते हैं, 6 और एक 28 होता है, ठीक है सर। और एक आपको याद रखना है 8128, ये भी क्या होता है, परफेक्ट नंबर होता है सर। अगर एग्जामिनर खिचड़ी बनाएगा तो इन तीनों चीज़ों को वो ज़रूर डालेगा, किसको,
628 और 8128। ठीक है सर। तो जब वो खिचड़ी बनाएगा ना सर, तो आप उसको खाने के लिए ना आपको इन तीनों चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे निकालने थोड़ी ना बैठेंगे कि सर ये परफेक्ट नंबर होता है, ये परफेक्ट नंबर, ऐसा तो हो गया काम सर। ठीक है सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट